साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट बोल रहा हूं। आज का वीडियो के माध्यम से जो व्यूज देश के समस्त बहुजन समाज के समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही गंभीर एवं अति विचारणीय है। हर व्यक्ति को जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता है, सोचना चाहिए गंभीरता से और अपनी राय देना चाहिए। साथियों, अब जानते हैं कि पिछले 8 सालों से देश में बीजेपी की सत्ता है। बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी का शासन स्थापित हो गया है। बहुजन समाज के लोग आलोचना करते हैं, तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सुनता कौन है? क्यों नहीं सुनता? कारण ये है 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपना व्यक्ति PM पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। यह 2024 में बीजेपी जीतती है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं। कांग्रेस ने भी लगभग अपना कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया है। पहली प्रेफरेंस तो राहुल गांधी, इसके साथ दूसरा कोई हो सकता है। साथ साथ इसके जो बहुजन समाज के लोग हैं इस देश में, जिनकी संख्या 85% से अधिक मानी जाती है, इनकी तरफ से क्या तैयारी है? टाइम 2 साल का शेष रह गया है और अभी तक जो विपक्षी लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, अजीत सिंह की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, किसी स्टेट में किसी की पार्टी हो, क्या इन लोगों ने अभी तक तय कर पाया है कि यह किस व्यक्ति को प्रोजेक्ट करेंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? और जब तक ये प्रोजेक्शन समाज के सामने, पूरे देश के सामने क्लियर नहीं हो जाता, यदि किसी ने पूछ लिया कि हम BSP को वोट देते हैं, सपा को वोट देते हैं, विपक्षी दलों को वोट देते हैं, भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है, जबकि जवाब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देश के बुद्धिजीवी लोग डेली, प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यूज देश की जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? अभी प्रोफेसर दिलीप मंडल जी से मेरी बात हुई, रतन लाल को आप सुन रहे थे। उसी तरह से लक्ष्मण यादव जी समाज को जगाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता, या शायद उनको सुनाई नहीं देता, या वो इसके लिए गंभीर नहीं है? आपने अभी देखा समाज पार्टी के अध्यक्ष मिस्टर अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल को प्रपोज किया, राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बना दिया समाजवादी पार्टी के माध्यम से। एक प्रश्न उठता है, अखिलेश जी बतलाएं, कपिल सिब्बल ने कितने केस बहुजन समाज के लड़े हैं? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, आदिवासियों के हक में कोई अपनी ज़िंदगी में एक केस लड़ा हो तो बता दें, एक केस लड़ा हो। उनकी फीस कितनी है? इस समाज के लोग उनकी फीस नहीं दे सकते। एक हियरिंग की 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक हियरिंग की फीस होती है। इसे केवल अखिलेश यादव ही दे सकते हैं, बकिया तो कोई नहीं दे सकता। तो क्या कपिल सिब्बल को राज्यसभा का मेंबर इसलिए बनाया गया है कि वो अखिलेश यादव या उनके परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे? बाकी जो पूरे देश का बैकवर्ड समाज है, SC, ST समाज है, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी दशा में OBC समाज के ही लोग ले लो, कुछ नहीं, आप यादव समाज को ही ले लो,
कम से कम ऐसे सैकड़ों हजारों एक से एक ब्रिलियंट लॉयर मिल जाएंगे जो कि राज्यसभा का मेंबर उनको बनाया जा सकता था, जो कि कपिल सिब्बल की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से यदि अखिलेश जी का कोई केस आता तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते थे। इन दी सेम मैनर आप देख रहे हैं पिछले दसियों साल से ज़्यादा से समय से मायावती जी ने सतीश मिश्रा को लीगल एडवाइजर के रूप में बहुजन समाज पार्टी की बागडोर सौंप दी है। पिछले चुनाव में सारी बागडोर उनके हाथ में थी, पूरे प्रदेश में घूम घूम के प्रचार भी किया उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने प्रचार किया। करीब 80 के आसपास टिकट भी ब्राह्मणों को दिए गए। कितने शर्म की बात है, इतना होने के बावजूद भी एक भी ब्राह्मण एमएलए बहुजन समाज पार्टी का जीत के नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी का जिन्होंने प्रचार किया, देश के पूरे ब्राह्मण समाज ने नकार दिया। क्या रिजल्ट निकला? हो सकता है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी मायावती जी के केस लड़ रहे हों, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हों, लेकिन उन्होंने जो SC/ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, OBC के लोग हैं, इनके पक्ष में, आरक्षण के फेवर में या किसी तरह का बहुजन समाज के हित में कोई केस लड़ा हो तो आप एक उदाहरण बता दीजिएगा। इन बातों पर अमल करना होगा, सोचना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुजन समाज के राजनेता हैं, कोई भी हैं, सब जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बहुजन समाज के थिंकर्स हैं और विचारक हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, चाहे मैं हूँ, दिलीप मंडल साहब हों, लक्ष्मण यादव जी हों, रतन लाल जी भी हों, अन्य बहुत सारे, हनी बाबू हों, कोई भी हो, उनको ये कितनी तवज्जो देते हैं, सोचने की बात है। ना तो उनकी सुनते हैं, ना समझते हैं, और ना ही उसको फॉलो करते हैं। सारा देश कहता है EVM से चुनाव बंद करो, बैलेट पेपर से होना चाहिए। भाई आप लोग क्यों नहीं कहते? यदि ये पार्टियां बहुजन समाज की हैं, कल चुनाव आयोग को एक लिखित में मेमोरेंडम दे दें कि यदि EVM से चुनाव होंगे हम बाइकाट करेंगे, हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप मोदी को प्रधानमंत्री बना दो या BJP को आप किसी व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दो। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि EVM से चुनाव करा जाए, तो ये खुद नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ हम कितना चिल्लाते रहें, आप चिल्लाते रहिए, पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं EVM बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये जो बहुजन समाज के नेतागण हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं है, न बोलते हैं। कभी कभी इनका स्टेटमेंट ट्वीट करके जरूर आ जाता है, EVM से घपला होता है, चुनाव नहीं होने चाहिए, वो भी दबी जबान से। ऐसे काम नहीं चलेगा। साथियों, देश का जो बहुजन समाज है आज, उसकी क्या दशा हो रही है? हजारों साल जहाँ पीछे खड़ा हुआ था वहीं जा रहा है। शिक्षा से महरूम कर दिया गया है, उसके संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं, संविधान खतरे में है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये नेता लोग पता नहीं किस तरह की इनकी विचारधारा बन गई है, ये कोई बात फॉलो करने को तैयार नहीं है। ये ना तो बाबा साहब के पैटर्न पर चलने को तैयार हैं, ना मानवर कांशीराम साहब के पैटर्न पर चलने को तैयार हैं, न पेरियार, न किसी भी महामानव जिन्होंने समाज के लिए समता, समानता, विश्व बंधुत्व, आपसी भाईचारे के लिए, संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, ये उन सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। BJP को दोष दे रहे हैं। BJP तो अपने सिद्धांत पर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। BJP का सिद्धांत है मनुवाद, वो चल रहे हैं, अड़े गए, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो चल रहे हैं, उस पर कामयाब भी हो रहे हैं। BJP का सिद्धांत है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, पूरे देश में नहीं देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। कितनी हिम्मत है BJP में, जो 15% के लोग हैं, उनकी हिम्मत देखिए। और तुम 85% की बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत है क्या? तुम में से एक भी नेता पूरे देश के अंदर ऐसा है
जो ये कह दे कि हमारी पार्टी सवर्ण क्लास के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। बीजेपी ने कह दिया, करके दिखा दिया और सरकार बना के दिखा दी कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, न विधानसभा का न पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट भी सरकार बन गई, उनकी विधानसभा में बन गई। क्या हश्र हुआ? आप ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिस दिन आप ये हिम्मत जुटाने लायक हो जाएंगे, इस देश में बहुजनों की सरकार बन जाएगी, बहुजन इस देश के शासक बन जाएंगे। तो करने से होगा, केवल भाषणबाजी करने से नहीं होगा। आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? मायावती जी ने ट्वीट कर दिया, घर में बैठे हुए हैं। अखिलेश को वहाँ लोकल कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, ओबीसी का या SC ST का, बहुजन समाज का, अपने भाई को उतार दिया। यानी अम्ब्रेला के माध्यम से एक कैंडिडेट उतार दिया। अब वो जीतेगा हारेगा ये तो कोई नहीं जानता। क्या आजमगढ़ के अंदर बैकवर्ड समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता था? साथियों, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, जो कहना भी हर व्यक्ति को कहना चाहिए। और जिस दिन ये बहुजन समाज सही को सही और गलत को गलत कहने की जरूरत रखेगा, उस दिन कुछ कर पाएगा और इस देश पर शासन भी कर पाएगा। लेकिन नहीं, हम स्वार्थी हो गए हैं। टिकट का लालच देकर के, किसी तरह कोई लालच मिल जाए हम वहीं चले जाते हैं। हमारा दीन ईमान सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में किसी की आलोचना करने, किसी गाली देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने को तो संगठित करो। अपने को संगठित कर लोगे, सारे प्रदेशों में और देश में आपकी हुकूमत हो जाएगी। पूरे देश का जब हम आंकलन करते हैं तो एक व्यक्ति दिखाई देता है इस देश के अंदर, जिसका नाम है MK स्टालिन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जिसने वो कर दिखाया जो उत्तर भारत के किसी भी बहुजन नेता ने नहीं कर पाया। हालांकि उसके लिए, वही करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब का ऑब्जेक्ट था, उनका उद्देश्य था, और उसी पैटर्न पर वो चल रहे थे, काम भी कर रहे थे। और उसके लिए बाबा साहब ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, महापुरुषों कुर्बानियाँ दे दी। लेकिन कांशीराम साहब के जाने के पश्चात क्या हश्र हुआ? मायावती जी ने वो रास्ता छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी के स्थान पर सर्वजन समाज पार्टी बना दी। कितने जीत के आए? सर्वजन पार्टी के 1, और बहुजन समाज पार्टी थी तब 206। कौन सही कौन गलत? फैसला गलत किसका, सही किसका, आप निर्णय कर सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यदि किसी को सही बात सुनने में बुरा लगता है, कोई परवाह नहीं करता। मेरे जैसे लोग जो सही बात कहते हैं, किसी से कोई लालच नहीं रखते, किसी से डरते नहीं, निर्भीक होकर बात करते हैं। इसलिए हम जो कह रहे हैं, देश के लोग जो हमारी बात को सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, और वो जवाब भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं, और कहते हैं सर ये प्रोग्राम किसी तरह बंद नहीं होना चाहिए। बहुजन पैगाम घर घर तक पहुंचना चाहिए, जिससे लोगों में एक नई चेतना जागृत होगी। साथियों, आपके शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। पूरे देश में तहलका मचा हुआ, आगजनी हो रही है। एक स्टेट में 8-8, 10-10 ट्रेनें जला दी गई हैं, लेकिन मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो पक्के देशभक्त हैं। अब देशभक्ति की परिभाषा क्या होगी? आप खुद फैसला करिए कि देशभक्त किसे कह सकते हैं। देश में आग लगवाए, देश को भिखमंगा बनवा दे, देश की सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को बेच दे, देश को यहाँ तक पहुँचा दे जो श्रीलंका की हालत है उससे भी बदतर हालत करवा दे। ऐसा व्यक्ति को देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? फैसला आप लोगों का है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कहीं कुछ भी हो जाए। कितने लोग मारे गए, 100 मारे जाएँ, 500 मारे जाएँ, 1000 मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का। देश लुट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी एजेंसियां बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिल्लाते रहिए, क्योंकि विपक्ष तो साइलेंट है, विपक्ष तो आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। डाउट होता है कि शायद मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षियों को भी इसमें हिस्सा देते हैं, इसकी वजह से विपक्ष शांत है। और कहीं कोई आवाज़, हम चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, वो रात दिन चिल्ला रहे हैं, हमको तो ऐसा नहीं मिल रहा, ना हमको किसी से पैसा मांगने जाते हैं, चाहिए भी नहीं। लेकिन यदि आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है
तो आपको वो कहना चाहिए जो हम कह रहे हैं, लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, दिलीप मंडल कह रहे हैं, प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं, बहुत सारे क्या नाम पत्रकार कह रहे हैं, चाहे वो शंभू कुमार हों, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोग हैं, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता सही हो, गलत हो हम नहीं कह सकते। आपको जो मोदी जी के कारनामे हैं उनमें भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यदि नहीं मिल रही है तो खुल के आपको सामने आना चाहिए और जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो नीतियां चल रही हैं, विनाशकारी हैं नीतियां देश के लिए, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। बताएं जरा, देश के लोग हजारों लाखों की संख्या में देश का नौजवान आज सड़कों पर है। जंतर मंतर से लेकर के हर राज्य में, हर स्टेट में, हर जिले में भूखा नंगा बेचारा तड़फ रहा है। 4 साल के लिए उसको नौकरी में रखा जाएगा। किसके अंडर में रखा जाएगा? एज पर दी पॉलिसी मेड बाई अडानी एंड अंबानी, उनकी पॉलिसी मेड की गई उसके आधार पर। तो देश का नौजवान है, नौजवान बन के देश की सेवा करेगा, लेकिन वो गुलाम बन के आपका सेवक नहीं बनेगा, ना सेवा करना चाहेगा। तो नौजवान को नौजवान रहने दीजिए, उसको गुलाम मत बनाइएगा। बहुत सारे व्यूज आते हैं बहुजन पैगाम पर, लोग कमेंट करते हैं, पूरे देश से भेजते हैं कि सर इन नेताओं से पूछिए, एक नेता बता दे कि उसका एक लड़का कोई इस स्कीम के तहत सेना में भर्ती होगा 4 साल के लिए। पूरे देश में एक नेता बता दे। मोदी के कोई लड़का बच्चा है नहीं, योगी कोई लड़का बच्चा है नहीं, अमित शाह का लड़का बच्चा, उसको क्या नाम क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके पास अथाह पैसा, अथाह दौलत है, अरबों खरबों, उसे कोई परवाह नहीं। वो क्यों जाएगा 4 साल के लिए 30,000 20,000 की नौकरी करने के लिए? तो राजनाथ सिंह, उनका लड़का एमएलए मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। ये सब नेता जितने भी हैं, एक बता दें, अपने बच्चों की तो बात छोड़ें, इनके रिश्तेदार का भी कोई बच्चा 4 साल के लिए जाने को तैयार हो, तो ये 2 तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी। देश जागरूक हो रहा है, नौजवान भी जागरूक हो रहा है, और आज नहीं तो कल जागेगा। अरे भाई, आप 5 साल के लिए एमएलए हो गए, आपकी पेंशन ज़िंदगी भर के लिए हो गई। 5 साल के लिए मेंबर पार्लियामेंट हो गए, ज़िंदगी भर के लिए पेंशन, डीए तमाम सुविधाएं आपकी हो गई। लेकिन वो लोग जो 4 साल के लिए जाएंगे, नौजवान 23 साल से लेकर 27 साल तक या 21 साल से 25 साल तक, उनका तो ज़िंदगी का जो कीमती टाइम है वो निकल जाएगा। उनकी शादी कब होगी? इसी टाइम में उनकी शादी होती है। एजुकेशन उनकी पूरी नहीं, एजुकेशन कब होगी? वो किस कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे? किसी की नहीं कर पाएंगे। वो इस लायक ही नहीं रहेंगे कि आईएएस बन सकें, पीसीएस बन सकें, क्लर्क भी बन सकें। 4 साल बाद आएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे कि ये अग्निवीर आ गया, अग्निवीर आ गया। वो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, बेचारों के पास। और बहुत सारे आत्महत्या करेंगे और बहुत सारे लोग बंदूक उठाएंगे और वो काम करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की, क्योंकि ट्रेनिंग तो उनको मिल चुकी होगी, ट्रेंड आपने कर दिया। तो इससे क्या होगा? देश की भलाई नहीं होगी, इससे देश में विघटन होगा। इसलिए मैं कहता हूं सरकार से कि इस पर पुनः विचार करें और इस स्कीम के तहत बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ न करें। यही देश हित में अच्छा होगा। जिस तरह से किसानों के ऊपर आपने कानून बनाया था, 1.5 साल बाद एजिटेशन हुआ, उसके बाद आपको वापस लेना पड़ा, उसी तरह ये तो बहुत भयंकर है। आज नहीं तो कल वो लड़के लाल किला पे कब्जा करेंगे, कल पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप मिलिट्री को लगाओगे उनके ऊपर हमला करने के लिए? क्या जलियांवाला कांड करवाओगे? कुछ नहीं आप करा सकते किसी कंडीशन में। इसलिए बेटर यही होगा, इस तरह के एक देश को तोड़ने वाले कानून को आप वापस लें और देश के नौजवानों की ज़िंदगी से, उनके भविष्य से खिलवाड़ न करें। साथियों, साथ साथ इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग डेली एक मुद्दा बना देते हैं। राम मंदिर का मुद्दा बनाया, विधानसभा चुनाव जीत गए। अब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाया, वो भी ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अब ये 2024 में मुद्दा बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो सबको पता लग गया। अब लोग अंधेरे में नहीं है, सबको हिंदू राष्ट्र सब लोग जान गए। तुम अपना हिंदू राष्ट्र अपनी जेब में रखो और कहते रहिएगा, लेकिन देश के लोग
हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या बौद्ध राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र बनाने के चक्कर में नहीं है। भारत को भारत रहने दो। भारत था, भारत रहेगा और भारत है। इसके खिलाफ यदि कोई भी षड्यंत्र करेगा वो टिक नहीं पाएगा। साथियों, देश हित में ये सब बातें कही जा रही हैं। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, कटाक्ष सच्चाई है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब सवाल आता है हमारे देश में जो मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं, शासन, प्रशासन और जुडिशरी। बट इज द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। ये सब कुछ हो रहा है कि अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी आपने देखा ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी इंग्लैंड में गए, इंटरव्यू हुआ और उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने सॉरी कहा और कोई राष्ट्र हित में एक इस तरह का जवाब नहीं दे पाए जो कि देना चाहिए था। तो इस तरह की व्यवस्था ने, मोदी जी की सरकार ने हमारे देश का जो सबसे बड़ा गौरव है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी डिमोरलाइज करने की कोशिश की। ये साबित करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट भी उनके कब्जे में है। ये कोशिश की हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, क्योंकि वो सिद्ध भी दिखाई दे रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो साइलेंट क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन है, कुछ भी पास कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? किसने रोका हुआ? अरे भाई देश हित में फैसला करो। पूरा देश का बच्चा एप्रिशिएट करेगा और कहेगा हाँ, हमारे देश गर्व करेगा कि हमारे देश का भी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश स्टेट का भी हाई कोर्ट है। लेकिन क्यों साइलेंट है? ये आगजनी हो रही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, मौलिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, संविधान खतरे में है। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट? इनको तो सामने आना चाहिए पूरे देश की भलाई के लिए, पूरे देश के अधिकारों की रक्षा के लिए। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपके सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता है। लोग शिकायत भी करते हैं कि सर छोटा वीडियो होना चाहिए। इसकी वजह से सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बस आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जागो, उठो और सच्चाई के लिए देश हित में आगे बढ़िएगा। इसमें किसी की बुराई नहीं है, किसी का कोई हनन नहीं है। आप देश के मालिक हैं, आज नहीं तो कल देश के मालिक बनेंगे। सबकी एक कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कानून के तरीके से, संवैधानिक तरीके से देश को सुरक्षित रखने का एक पैगाम है जो दिया जा रहा है, उसे आप फॉलो करें। और हमको समय समय पर जैसे देश के हर भाग से लोग सजेशन देते हैं वो भी आप दें, उनको भी हम अगले वीडियो में रखेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।